आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है और इससे बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है और ये जो आपका सामान्य निर्देश है ये आपका सेट 1 में भी दिया गया था, सेट 2 में भी दिया गया था और सेट 3 में भी दिया गया था। कोई नया चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और सीधे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आयात शुल्क क्या होता है, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। देखिए कोई जैसे देश है, देश का जो सीमा है उस देश में जो भी वस्तु आयात हो रहा है उसमें जो भी मतलब पैसा लग रहा है, जो टैक्स लग रहा है किसी भी वस्तु पर, उसी को बोला जाएगा आयात शुल्क। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। तो देखिए भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। लेकिन जो सफल आधुनिक कारखाना था, देखिए आधुनिक कारखाना जो सफल जो सक्सेस हुआ था 1854 में मुंबई में ही क्वासी डाबर द्वारा खोला गया था। और यहाँ पर ये जो कारखाना खोला गया था, ये जो कपड़ा बनाना स्टार्ट किया था 2 साल बाद, यानी कि 1856 से ये मतलब कपड़ा बनाना स्टार्टिंग किया था। इस बात को भी आप लोग यहां से याद रख सकते हैं। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। यहां पर आपको 4 राज्यों का नाम बताना है जिन राज्यों में झूम खेती की जाती है। तो देखिए 4 राज्यों के नाम, एक हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ये जो 4 राज्य है इसमें झूम खेती किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। देखिए इसमें क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे दल है और क्षेत्रीय दल भी है और साथ ही साथ इसको लेकर राष्ट्रीय दल भी है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल है, यानी छोटा से लेकर पूरा बड़ा लेवल तक का यहाँ पर दल है। आगे देखिए आगे आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है। माने देखिए यहाँ पर क्या है, बात एक्चुअल में क्या है, सरकार जो भी काम करेंगे जनता को जानने का पूरा हक है कि कैसे काम किया जा रहा है, कहां पर कितना पैसा लगाया जा रहा है। यही होता है लोकतंत्र में पारदर्शिता का महत्व, या फिर जो भी यहाँ पर इसका माने है यही था इसका। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखें। तो देखिए मुद्रा का क्या क्या कार्य है। पहला है कि विनिमय के लिए, ठीक है, मैंने कोई भी वस्तु में खरीदना है तो मुद्रा देखिए हम लोग खरीद सकते हैं। एक बात हो गया किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। धन संचय करने के लिए, अगर हमें धन इकट्ठा करना है, एक जगह पे जमा करना है, तो हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचय कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। तो व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबंध है जिसका उपयोग या फिर जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। बहुत ही अच्छा सर यहाँ पर आंसर है, क्वेश्चन भी अच्छा है, देख लीजिए अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे यहाँ से अगला यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन बी, और यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए हाथ से जो मतलब वस्त्र जो बनाए जाते हैं वो मशीन जिस तरह का, देखिए मशीन जिस प्रकार का डिजाइन नहीं दे पाएगा, हाथ से हम लोग को डिजाइन दे सकते हैं। या फिर हाथ वाला जो वस्त्र होगा वो ज्यादा टिकाऊ होगा, हाथ वाला जो वस्त्र होगा उन लोगों को ज्यादा पसंद है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए नंबर 1 क्या है कि हाथ से बने हुए वस्त्र पर हम विशेष और बारीक डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं,
जो जल्दी नहीं फटते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतिहास का क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन करें। ये जो गुमास्ता था ना, ये हर एक काम बार संभालता था। मतलब ये क्या करता था, जो भी बुनकर होते थे उनको लोन दे देता था, फिर उनसे कपड़ा लेता था, कपड़ा का क्वालिटी चेक करता था, कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे भी देखा जाता था कि कपड़ा को, मतलब ये जो बुनकर है कपड़ा किसी और को तो नहीं बेच रहे हैं, हर एक चीज इन लोग देखते थे। तो देखिए क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी किस प्रकार से जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है सर, तो ये हो गया प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए पहला पॉइंट ये हो जाएगा, अगर अभी हम लोग खनिज संसाधन का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। बात क्लियर हो गया? वही बात जो यहाँ पर मैंने आपको बताया वो चीज यहाँ पर लिखा गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। तो राजनीतिक दल का क्या क्या कार्य है? तो सबसे पहला बात कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। तो ये हो गया राजनीतिक दल के कार्य। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 की शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। देखिए बहुत सारा अधिकार है, मतलब संविधान जो हमारा देश का संविधान है, बहुत सारा अधिकार है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसमें क्या है। कोई गलत भी काम कर रहा था, हम लोग आवाज नहीं उठाते क्योंकि हमको पता ही नहीं है, अज्ञान है ना हमारा। हम क्या है, देखिए हम लोग भी नहीं जानते उतने अच्छे तरीके से, ऐसा ऐसा नियम है, कानून है, हम लोग को भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अज्ञानता है, यही बात हो जाता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। ठीक है, इस तरह बात देखिए सही रहा। अगर हम लोग शिक्षित रहेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से हर चीज को जानेंगे, तो देश हमारा अच्छा तरीके से चलेगा, देश का विकास होगा, देश का जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र वो अच्छे तरीके से चलेगा। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो देखिए क्या है, ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। देखिए ऋण के लिए क्या होगा, आपको गारंटर चाहिए, आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखना पड़ेगा, आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये सब चीज होता है। तो ऋण लेने वालों को बैंक को अपनी आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ पैसा जमा करना पड़ता है या फिर कुछ भी जमा करना पड़ सकता है। ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। और देखिए अब एक नियम लागू कर दिया गया, मान के चलिए आप लोन ले रहे हैं, अगर आपने किसी को गारंटर रखा, अगर आप नहीं पैसा दीजिएगा तो आपके गारंटर से पैसा वसूल कर लेगा उन लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन 14 कि विश्व व्यापार संगठन की WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। देखिए पहला इसका उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। तो ये बात हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 की भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। देखिए क्या है, महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई थी। महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। देखिए यहाँ पर ये तो दाम वगैरह हर एक चीज गिर गया था, लेकिन टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर उन लोगों को छूट नहीं दिया गया था। उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। लोगों को सोना और चांदी जैसी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। भारतीय पटसन उत्पादन व्यापक रूप से प्रभावित हुए थे। हालांकि महामंदी का प्रभाव शहरी जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा, जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार जिन्हें जमीन पर बंधा या बंधाया भाड़ा मिलता था।
उन्हें इस महामंदी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर प्रभाव किनको पड़ा था? जो छोटे मोटे जो किसान हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मतलब दिक्कत हुआ था। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है कैसे? देखिए, एक तानाशाही सरकार, तानाशाही शासन का बात हो रहा है, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक को चुन सकता है, जबकि तानाशाह शासन में ऐसा नहीं होता है, उसमें जनता की कोई मर्जी नहीं चलती। बात समझ में आया? लोकतंत्र में क्या होता है कि आपका मर्जी, जैसे हमारे भारत देश में क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पर हमें जिनको माने उनको वोट देंगे, बीजेपी माने तो बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को माने कांग्रेस को देंगे, जेएमएम को माने तो जेएमएम को देंगे, जेवीएम को माने तो जेवीएम को देंगे, जिनको मन करेगा आप उनको दीजिएगा। लेकिन तानाशाह सरकार में ऐसा नहीं होता। आपके मर्जी के मतलब आप बोलेंगे नहीं मेरे मर्जी से होगा, तो आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपकी मर्जी के खिलाफ होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है। लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। लोकतंत्र में सरकार जो नीतियां लाती है, अगर जनता को वह नीति पसंद नहीं है तो जनता उसका खुलकर विरोध कर सकता है, जबकि तानाशाह में जनता सरकार का विरोध नहीं कर पाती है, जो बोल देगा वो वही होगा। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। उसे डर रहता है कि अगर वह जनता के लिए अच्छा काम न करे तो हो सकता अगले चुनाव में जनता उसे फिर से सत्ता में बैठने का मौका न दे। बात समझ में आ रहा है सर? अब जैसे कि देखिए अभी भाषाई विवाद चल रहा था हमारे झारखंड में, भाषाई विवाद चल रहा था, जैसे धनबाद बोकारो में जैसे कि भोजपुरी मगही भाषा को लाया गया था जो कि हटाया गया आज। ठीक है, तो ये सब बात हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो तानाशाह सरकार होता है, तानाशाह सरकार को यहाँ पर एक जरा भी डर नहीं रहता है, जबकि तानाशाही शासन में इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। उनको पता है कि भाई अगर मुझे तुम लोग वोट नहीं दिया तो समझ जाना तुम लोग। ठीक है, तो इसलिए डर के मारे सब उन्हीं को वोट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगहों पर अभी भी इस प्रकार का तानाशाह सरकार चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। नंबर 1 क्या है कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। ठीक है सर, ये सब चीज बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो क्या करते हैं, जो मैंने देखिए जो हो सके जो बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी कंपनियां को खरीद लेती है या फिर उन लोगों को माल बनाने का ऑर्डर दे देता है, फिर वहां से माल लेकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है अपने ब्रांड के नाम पर, अपने टैग के नाम पर उस चीज को बेच देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर उन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। विदेशी निवेश में जबरदस्त रूप से वृद्धि होती है। तो ये सब बात हो गया, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन करें। तो क्या है देखिए, वैश्वीकरण की स्थिति औपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाए। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थे, क्योंकि उन देशों में कृषि को सरकार की तरफ से अत्यधिक, देखिए वहां पर अत्यधिक सपोर्ट दिया जाता था, अत्यधिक उन लोगों को मदद मिलता था, और भारत में इस प्रकार से नहीं होता था। ठीक है सर, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अत्यधिक क्या सहायता की जाती थी। 1990 के दशक में कृषि व्यापार के कुछ नियमों में ढील दी गई जो 1991 के बाद भी लागू रही। इसी कारण किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये मानचित्र कार्य है, और मानचित्र कार्य में क्या होगा, 5 सेट का मानचित्र कार्य का एक वीडियो आएगा जहां पर आप लोगों को हर एक चीज को बताया जाएगा। तो ये था हमारा सेट 4। अब इसके आगे हमारा आने वाला सेट 5, तो आप लोग वीडियो का इंतजार करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।